बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात अभी खत्म नहीं हुए। आल दो कि इमरान खान साहब ने तकरीबन 2 दिन पहले ये कह दिया था कि अब मुज़ाकरात मजीद नहीं चल सकते, मुज़ाकरात खत्म। लेकिन पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि एक बार फिर से इमरान खान साहब की वापसी हो गई है। इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब का ऑफिशियल एक्स अकाउंट बहुत खतरनाक है, ये इमरान खान को छोड़ेगा नहीं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ और इसको कल अदम किए जाने के खिलाफ ऑलरेडी 15 पटिशन वहां पर पेंडिंग पड़ी हुई हैं और वो पेंडिंग ही पड़ी हुई हैं, अभी तक उनके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 26वीं आईनी तरमीम को कल अदम करार देने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल कर दी है। लेकिन मैं पहले भी इस पे अपने ख्याल का इजहार कर चुका हूं कि 26वीं आईनी तरमीम को किसने पास किया? पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत के साथ। कौमी असम्बली ने 2/3 अक्सरियत से, सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से, सदर के उसके ऊपर दस्तखत। तो अब चूंकि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि पार्लियामेंट की तरफ से पास करदा किसी कानून को कल अदम करार दे दे। देखें, अगर कोई कानून आईन की रूह के खिलाफ हो या इस्लाम के बुनियादी अकायद के खिलाफ हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत कर सकती है और इसे कल अदम करार दे सकती है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में कोई ऐसी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत करे। तो मेरा ख्याल है कि पहले भी 15 पटिशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चलें, ये मेरा ख्याल है कि अगर कुछ ग्रीवियंसेस थे तो इनको बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल कर देनी चाहिए थी। लेकिन अब भी जो पटिशन फाइल की गई है उसका कुछ नहीं बनेगा। अगर 26वीं आईनी तरमीम कभी वापस हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के जरिए से ही वापस हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। नोटिस होगा, आर्गुमेंट्स होंगे, वक्त जाया होगा, लेकिन अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान साहब की पटिशन समेत जो पहले 15 पटिशन फाइल की गई हैं सारी की सारी खारिज हो जाएंगी और 26वीं आईनी तरमीम की वापसी नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा कौमी असम्बली कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराद 5,19,000 रुपए करने की मंजूरी दे दी है। अब पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या जो भी इत्तेहादी जमातें हैं, हत्ता कि अपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके तमाम अरकान भी इस बात के ऊपर कन्विंस थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 67 या 70 के लगभग अरकान पार्लियामेंट ने तहरीरी तौर पर दरखास्त दी थी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब को कि जी हमारी तनख्वाहों को बढ़ाया जाए। और तमाम अरकान पार्लियामेंट ये चाहते थे कि उनकी तनख्वाहें 10 लाख रुपए तक बढ़ा दी जाएं, लेकिन स्पीकर अयाज सादिक साहब ने उनकी तजवीज को मुस्तरद कर दिया। अब आप अंदाजा कर लें कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये अवाम की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। इनको सिर्फ अपनी जात की हद तक गर्ज है। वहां ड्रामा करेंगे, तमाशा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, बदतमीजियां करेंगे, गालियां देंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, बहतान लगाएंगे, नारे लगाएंगे, कुर्सियां उछालेंगे, पता नहीं क्या क्या ड्रामे करेंगे और अवाम के ऊपर ये जाहिर करेंगे कि जी हम तो ज्यादा अवाम के खैर खा हैं। वहां पे मांस व ड्रामेबाजी करने के, मांस व अपनी तनख्वाहों में इजाफा करने के इन लोगों को शर्म नहीं आती। जितने भी ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, मुल्क को पहले ही इन्होंने लूट के काफी सारा खा लिया हुआ है और अरबों खरबों रुपए की जायदादें इन्होंने बना ली हुई हैं। सियासत में आके अपने कारोबार इन्होंने चमका लिए हैं सियासत में आके, तो इनका पेट फिर भी नहीं बनता। वहां पे लड़ाई झगड़ा करने का ड्रामा करते हैं लेकिन अवाम की बात कभी भी नहीं करते। अब जहां तनख्वाहों में इजाफे की बात थी तो तमाम अरकान पार्लियामेंट इस बात के ऊपर मुत्तफिक थे कि हाँ जी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। तो अब इनकी तनख्वाह 5,19,000 रुपए हो गई है। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला चूंकि पहले खत्म हो चुका था, अब दोबारा से शुरू हो गया। वट एवर इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन गैलप सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 44% पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हामी हैं, जबकि 16% ने मुखालफत की है। इसके अलावा हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से पूछे गए सवाल पर 39% ने कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया है।
تو یہ ایک سروے رپورٹ تھی, میں نے سوچا یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. اچھا جی, بات ہو رہی تھی کہ پارٹی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, مذاکرات کا سلسلہ جو رک گیا تھا وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا اور پہلے 3 ملاقاتیں مذاکراتی کمیٹیوں کی آپس میں ہو چکی تھیں. چارٹر آف ڈیمانڈز ریٹن فارم کے اندر حکومت کے سامنے رکھے گئے کہ 9 مئی کے اسیران کو رہا کیا جائے, عمران خان کو رہا کیا جائے, 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے, جب تک ہمارے ان مطالبات کو تسلیم نہ کیا گیا اس وقت تک مزید بات چیت نہیں ہوگی. تو حکومتی مذاکراتی ٹیم نے 28 جنوری تک کا ٹائم دیا تھا کہ دوبارہ سے چوتھی ملاقات ہوگی اور اس میں پھر طے کریں گے کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا نہیں بنے گا. لیکن بہرحال جس دن چارٹر آف ڈیمانڈز حکومت کے سامنے رکھا گیا تھا اسی دن رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کہہ دیا تھا کہ یہ تمام جو ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں یہ غلط ہیں, یہ جھوٹ پر مبنی ہیں, ان کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا, معاملات عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں, تو اس طرح کی صورتحال میں تو کمیشن نہیں بنایا جا سکتا, نہ لوگوں کو چھوڑا جا سکتا ہے. بہرحال حکومت کی طرف سے چٹا جواب دے دیا گیا تھا کہ مذاکراتی عمل کو ہم جاری تو رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ جواب بھی دے دیا کہ جی ان کے جو مطالبات ہیں وہ غلط ہیں اور جھوٹ پر مبنی ہیں. لیکن حکومت نے ٹائم دے دیا کہ 28 جنوری کو دوبارہ سے ملاقات ہوگی. تو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ نے چونکہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ 7 دن کے اندر اندر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کاروائی ہوگی, تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے اس وقت تک بات چیت آگے نہیں بڑھے گی. تو بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد یہ بتا دیا تھا کہ اب خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ اب مذاکرات ختم, مزید اب بات چیت نہیں ہوگی, کیونکہ ٹائم کافی گزر چکا ہے, حکومت ٹال مٹول کر رہی ہے اور ڈرامے کر رہی ہے اور وہ ہمارے مطالبات ماننے کو تیار نہیں ہے. تو مذاکراتی عمل عمران خان صاحب کے کہنے کے بعد رک گیا, لیکن حکومتی مذاکراتی ٹیم نے خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں تھی, یہ بس ایسے ہی ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے, اب ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اس حوالے سے ہم سنجیدہ ہیں, ہم نے 28 جنوری تک کا ٹائم بھی دیا ہوا ہے, وہاں بیٹھیں گے بات چیت کریں گے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں. لیکن چلیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف حکومتی مذاکراتی ٹیم خود کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہم سنجیدہ ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف سنجیدہ نہیں ہے. لیکن اب ونس اگین عمران خان صاحب نے پہلے تو ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ مذاکرات کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ ختم ہو چکا ہے, لیکن ونس اگین اب دوبارہ سے انٹری ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ 28 جنوری سے قبل کمیٹی سے ملاقات اب ہماری کروا دیں, اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن مذاکرات کی بات کرنا ویسے تو بڑا عجیب و غریب سا لگتا ہے, بڑی فضول سی بات لگتی ہے بالکل. لیکن چلے میرا خیال ہے کہ جہاں حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم تو تیار ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ سوچا ہو کہ یہ حکومت تو خود کو جسٹیفائی کر رہی ہے نا, ہمارے اوپر الزام آ رہا ہے, تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ سے ملاقات کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, لیکن ہماری شرط وہی ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. واٹ ایور, جوڈیشل کمیشن تو نہیں بنایا جائے گا, کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ حکومت 9 مئی کے پکڑے ہوئے لوگوں کو چھوڑ دے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ بالکل مضحکہ خیز بات ہو سکتی ہے. میں مذاکرات جس دن سے شروع ہوئے تھے اسی دن سے لے کے اب تک وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ڈونگ ہو سکتا ہے, ڈرامہ ہو سکتا ہے, رنگ بازی ہو سکتی ہے, وقت کا ضیاع ہو سکتا ہے. پتہ نہیں اب کون کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے, کہ عمران خان صاحب حکومت کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا حکومت عمران خان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو مدعی ہے وہ ملزم کو کہے کہ اپنے خلاف عدالت لگا لو, کمیشن بنا لو, خود کو سزا سنا دو؟ ممکن نہیں ہو سکتا. ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ 9 مئی کے لوگوں کو چھوڑا جائے گا یا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا. بے شک عمران خان صاحب کی یہ ایک شرط آ گئی ہے, لیکن پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. مذاکرات کل بھی ناکام تھے, مذاکرات آج بھی ناکام ہیں, مذاکرات 28 جنوری کو بھی ناکام ہیں. کبھی بھی جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا اور نہ ہی عمران خان صاحب کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے گا. تو اس حوالے سے عمران خان نے حکومت سے مذاکرات کے لیے 28 جنوری سے قبل مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کی شرط رکھی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی سے متعلق حتمی موقف ملاقات کے بعد دیں گے. تو
whatever, मैं इसमें बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूं और पहले दिन से लेके अब तक जो मेरा मौकफ था वो वही है कि मुज़ाकरात नहीं चलेंगे, मुज़ाकरात नाकाम होंगे और ये बुरी तरह से नाकाम होंगे और कोई एक मुतालबा भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये बात करेंगे इमरान खान साहब के ऑफिशियल एक्स अकाउंट की। अब मुझे इमरान खान साहब की समझ नहीं आती कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ मामलात को ठीक करना चाहती है, इमरान खान को रिलीफ देना चाहती है, इन्हें सियासत करने का पूरा मौका देना चाहती है, इमरान खान को रिहा करना चाहती है, इसके केसेस को खत्म करना चाहती है और मजीद इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनाना चाहते, रिहा करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के पता नहीं अब दिमाग में क्या चीज फिट है कि वो शायद रिहा नहीं होना चाहते, वो अब पता नहीं क्या चाहते हैं। उनकी साइंस मेरी समझ से बाहर है कि आए दिन उन्होंने कोई ना कोई ऐसा ड्रामा और कोई ना कोई ऐसा तमाशा लगाया होता है कि जिससे मामलात खराब हो जाते हैं। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे तो लत अड़ा देंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत होगी तो लत अड़ा देंगे। तो इमरान खान साहब की पॉलिसी मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है और इनका जिस तरह का रवैया है, अब पता नहीं कौन इनका गाइडर है, कौन इनको बताता है, गाइड करता है कि तुमने ये करना है, वो करना है, या खान साहब खुद ही इतने बड़े महान हैं कि तमाम जो बुरी हरकतें हैं वो खुद ही उनके दिमाग में आ जाती हैं। तो अब इनका जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है ना, वो पता नहीं अब इनके साथ क्या करेगा। वो जिस तरह से मैंने कहा कि ये अकाउंट खान साहब को मरवा देगा। पता नहीं खान साहब को क्यों समझ नहीं आती कि मुज़ाकरात की बात भी करते हैं, गालियां भी निकालते हैं, कमीशन बनाने की बात भी करते हैं, अर्दली भी कहते हैं। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के अंदर आता है तो उसको बूट पालशिया भी, उसको चोर भी, उसको डाकू भी, पता नहीं क्या क्या इस तरह के नारे लगाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सीज फायर करना होगा, थोड़ा सा हौला हाथ रखना होगा, थोड़ा सा कंट्रोल करें, बंदूकों को जरा बंद कर दें। जो गोला बारूद आपने अपने पास रखा हुआ है उसको वक्ती तौर पर थोड़ा सा संभाल के रखें, फिर किसी टाइम आपके काम आ जाएगा। फौज को भी लताड़ के रखते हैं आप, उनको भी बुरा भला कहना, उनको भी गालियां देना, उनको भी लान तान करना, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाना, ये या खान पार्ट 2 वाट पता नहीं किस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कहता हूं कि खान साहब, आपका एक्स अकाउंट दुनिया में जहां कहीं से भी ऑपरेट हो रहा है, इसको वक्ती तौर पे थोड़ा सा होल्ड करें और थोड़ा सा हौला हाथ रखें और थोड़ा सा गोलाबारी करना बंद करें, मामला को थोड़ा सा सेटल होने दें। जब मामला ठीक हो जाएंगे, आप रिहा हो जाएंगे, तो फिर खेल लीजिएगा जैसा आपका दिल चाहेगा। मैं पहले भी कहता हूं कि आप बड़े विजडम वाले बंदे हैं, आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, आप बड़े अच्छे कप्तान हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, आप बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त आपकी सलाहियतों का आप मुजाहरा कर पाएंगे जब आप मैदान के अंदर होंगे। आप कितने अच्छे कप्तान हैं, कितने अच्छे बॉलर हैं, कितने अच्छे रेसलर हैं, कितने अच्छे बैट्समैन हैं, उसका मुजाहरा कब होगा? जब आप मैदान के अंदर होंगे। तो आप अगर गोला बारूद चलाना बंद नहीं करेंगे, सीज फायर नहीं करेंगे, ना फौज को आप छोड़ते हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ते हैं, ना हुकूमत को छोड़ते हैं। चलें, हुकूमत के साथ आपने जो करना है करें, लेकिन फिर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बात ना करें। उनको गालियां निकालेंगे, चोर, बूट पालशिया, अर्दली कहेंगे, तो फिर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात आपके हो ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते, सवाल ही पता नहीं होता। तो मैं कहता हूं हुकूमत के साथ करें, जो दिल चाहता करें, लेकिन फौज के साथ थोड़ा सा हौला हाथ रखें, मामलात को सेटल होने दें। फौज आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है, आपको छोड़ना चाहती है, लेकिन आपका जो एक्स अकाउंट है ना, जहां से ही कहीं से भी ऑपरेट हो रहा है और आपने कभी भी उसकी तरदीद नहीं की और ना आपने ये कहा कि इसके ऊपर पोस्टर ना लगाएं या थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजी किस्म की पोस्टर लगाएं, या इस तरह से जिस तरह से आप एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपके अकाउंट के ऊपर लिखा जाता है। हालांकि चंद दिन पहले आपने प्रॉमिस किया था कि हाँ ठीक है, मैं अब सियासी जमातों के ऊपर तनकीद करूंगा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और अदारों के ऊपर मैं इस तरह से हमलावर नहीं हूंगा। लेकिन खान साहब, आप बिल्कुल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और आप किसी को भी रिलीफ नहीं दे रहे, तो इसका आपको फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। अब खान साहब ने अपने अकाउंट में क्या लिखा? इमरान खान की अडाला जेल में मीडिया टीम और वकला से गुफ्तगू। और दिल्ली हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से मुसलसल इसलिए भाग रही है क्योंकि ये जानते हैं कि 9 मई का वाकया खुद इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। इस्टेब्लिशमेंट ने खुद आग लगाकर सीसीटीवी फुटेज गैप की। मेरा अदालत से अगवा किया है, इसलिए गया था क्योंकि इनको रद्द अमल का अंदाजा था और अवाम के जज्बात से खेल कर उन्होंने ऐसा मकसद पूरा करना था। एक पुरअमन एहतजाज को अपने बंदे शामिल करवा के फॉल्स फ्लैग में तब्दील कर दिया गया।
खान साहब यहां पर भी आप ब्लंडर मार रहे हैं। अगर वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, अगर फौज ने अपने बंदे शामिल किए, अगर मकसद आप के लोगों को इश्तियाल दिलाना था, अगर आपके खिलाफ मुकदमात बनाने थे, अगर आपको क्रश करना था, व्हाटएवर, तो फिर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे, जो लोग कन्फेशन कर रहे हैं, जिनके खिलाफ एविडेंस मौजूद है, जिनके खिलाफ वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिनको सजाएं हो रही हैं, तो आप उनको ऑन क्यों करते हैं? आप क्यों कहते हैं कि ये जिन लोगों को सजा हुई है इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है? आप क्यों ये कहते हैं कि हम जिन लोगों को सजा हुई है उनके खिलाफ हम अपील में जाएंगे? अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि इन लोगों को सजा हुई है। तो अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, या आपके इसमें बंदे शामिल नहीं थे, या जो लोग अब पकड़े गए हैं जिनको सजाएं हुई हैं, जिन्होंने कन्फेशन किया या बाद में जिन्होंने माफी मांग ली, ये रिहा हो गए, तो फिर आप इनको क्यों ऑन करते हैं? क्यों इनको शेल्टर देते हैं? क्यों केपी के हाउस में इनको बुलाते हैं? क्यों इनके साथ आप जश्न मनाते हैं? तो खुदा का खौफ करें, मौकफ एक रखें। अगर आपका 9 मई के वाकयात से ताल्लुक नहीं है और फौज ने अपने बंदे शामिल करवा के ये तमाम कार्रवाई की है और आप को नुकसान पहुंचाया, झूठे मुकदमात बनाए, लोगों को मारा गया, तो फिर जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं उनको प्रोटेक्ट करना छोड़ दें, उनको ओन करना छोड़ दें, उनको डिसओन करें। कि जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे, मेरा उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि 9 मई मैंने किया कोई नहीं है, मेरा 9 मई के वाकयात के साथ कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, और एक तरफ आप 9 मई में पकड़े हुए लोगों को शेल्टर देते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनकी अपीलें फाइल करते हैं। तो आपका मौकफ इन लाइन नहीं है। बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि 9 मई आपके ऊपर मुसल्लत किया गया या 9 मई आपने किया, लेकिन आपकी स्टेटमेंट इन लाइन नहीं है, इसमें रौला है। चलें जी, 9 मई की आड़ में हमारी लीडरशिप और कारकुनान समेत हजारों लोगों को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगवा बराए बयान की रिवायत डालकर लोगों से जबरदस्ती तहरीक इंसाफ छुड़वाई गई। हमारे 16 अफराद शहीद और 4 अफराद को माजूर कर दिया गया। सब जुल्म हमारे साथ करके हम पर ही मुकदमात बना दिए गए। 9 मई का सारा ड्रामा तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए रचाया गया ताकि लोग डर कर तहरीक इंसाफ को छोड़ जाएं। 9 मई के बयानी के धड़न तख्ता तो 8 फरवरी के इंतखाबात में हो गया था, जब तमाम तर पाबंदियों के बावजूद तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। इंतखाबात मुलतवी करने की वजह भी यही थी कि झूठा प्रोपेगेंडा करके अवाम को तहरीक इंसाफ से बदजन किया जाए, मगर ये इसमें नाकाम रहे। 26 नवंबर भी इसी मकसद के तहत किया गया ताकि नहत्ते पुरअमन मुजाहरीन को गोलियां मारकर खौफ व हरास पैदा किया जा सके और अवाम को इनकी आवाज बुलंद करने से रोका जा सके। 26 नवंबर को हमारी काल मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार की बहाली के लिए थी, मगर इस पर सीधे फायर खोलकर अवामी खून से इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ रंग लिए। 26 नवंबर तहरीक इंसाफ को कुचलने की दूसरी कोशिश थी। कठपुतली हुकूमत ने जमहूरियत पर कारी ज़रबें लगाकर अवाम से बुनियादी इंसानी हुकूक मुकम्मल तौर पर छीन लिए हैं। पीका तरमीमी एक्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पहले आज़ाद मीडिया का गला घूंटा गया, अरशद शरीफ का कत्ल किया गया, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सोशल मीडिया पर पाबंदियां आयद की गईं। अब फार्म 47 असम्बली ने आज़ादी इजहार राय पर कदगन के लिए काला कानून मंजूर कर लिया है। सियासी इख्तलाफात को दबाने के लिए पीका कवानीन में तरमीम की गई है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। आजाद अदलिया कानून की हुक्मरानी और आजादी इज़हार राय के बगैर जमहूरियत पनप नहीं सकती। इस जाली असम्बली ने सवाए जमहूरियत पर हमले के कवानीन मंजूर करने के कुछ नहीं किया। फिर चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी हो या पीका तरमीमी एक्ट। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन था और इनको ये खौफ था कि अदलिया आज़ाद हुई तो इलेक्शन फ्रॉड सामने आ जाएगा। अपने जाती फवायद के लिए अदलिया की खुद मुख्तारी को सल्ब कर दिया गया। 8 फरवरी को मुल्क भर में योम स्याह मनाने की तैयारी की जाए। इस दिन अवामी मैंडेट छीनकर 1971 की याद ताज़ा की गई। स्वाबी में खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब के लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करें। दीगर इलाकों के अफराद अपने अपने शहरों में एहतजाजी मुजाहरे करें। पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस दिन अपनी आवाज बुलंद करें। ओवरसीज पाकिस्तानियों से एक बार फिर मुतालबा करता हूं कि तरसीलात ज़र का बाइकाट जारी रखें। इस हुकूमत ने सवाए जमहूरी इक़्तिदार की पामाली के कुछ नहीं किया। इनको तरसीलात ज़र बेचना उनके हाथ मजबूत करने के मुताबिक है जो आपकी ही गर्दन दबोच रहे हैं। खान साहब, ये भी आपका बयानिया गलत है। सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज करना और ओवरसीज पाकिस्तानी को कहना कि आप तरसीलात ज़र पाकिस्तान में ना भेजें, ये आपकी तहरीक गलत है, क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस पाकिस्तान में बेचते हैं
इस हुकूमत को फायदा नहीं होता, इस मुल्क को फायदा होता है। तो एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, एक तरफ आप सिविल नाफरमानी की बात करते हैं, एक तरफ आप जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, एक तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट को गाली देते हैं, एक तरफ आप अपने मुतालबात तस्लीम करवाने की बात करते हैं, एक तरफ आप हुकूमत को भी गाली देते हैं। तो गालम गलोच, इल्जाम तराशी, ये जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। तो मैं अगेन यही कहूंगा कि आप अपने इस अकाउंट को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, तो ही आपके मामला ठीक होंगे। अगर आप किसी दूसरे की उंगली पे चलते हैं तो इससे आपके हालात खराब होंगे, मजीद खराब हो जाएंगे। फिर हम जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी जमातों से राब्ता करेंगे। अपनी जमात को हदायत करता हूं कि दीगर जमातों से इस मकसद के तहत रवाबत को तेज करें ताकि जल्द अज जल्द अवाम को जमहूरियत की आड़ में नाफज इस डिक्टेटरशिप से निजात मिल सके। अली मीन गंडापुर पर बतौर वजीर आला गवर्नेंस का बहुत दबाव है, लिहाजा हमने फैसला किया है कि जुनेद अकबर खान जो हमारे दरीना साथी और कारकुन हैं, उनको तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुंतखब कर दिया जाए और तंजीमी अमूर उनके हवाले कर दिए जाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।